ले लेता हूँ रिकॉर्डिंग में तो सही रहेगा। जैसा मैंने आपसे कहा, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है, वो शॉर्टकट में लिखता हूँ, कहाँ पूरा, COA है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके नाम को लेकर के, नामों का उतना टेंशन नहीं। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या फ़र्क पड़ता है ना, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, ठीक है क्या। तो अब देखो, ये सब्जेक्ट आपको ये समझाता है, सिखाता है कि कंप्यूटर बना कैसे है, काम कैसे करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आगे पीछे की भी बातें हैं तो वो तो सब मिला के बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, दुनिया में जब हम बात बोलते हैं कंप्यूटर, है ना, हम जब बोलते हैं कि हमको कंप्यूटर सीखना है, काम करना है उसके साथ, ये क्या है भैया, ये कंप्यूटर तो नहीं लग रहा, किसी कंपनी का लोगो वोगो होगा, बट ठीक है। जब हम बोलते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से हमारा मतलब है फ़ोन भी, लैपटॉप भी, हर प्रकार का डिवाइस भी, ठीक है। तो मैंने बोला लैपटॉप, लैपटॉप भी इस गिनती में ले लो तुम, है ना। मैंने बोला फ़ोन, फ़ोन भी ले लो इसी गिनती में। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ोन नहीं है, इसको भी इसी रेशियो में बड़ा कर दो फिर। तुम यहाँ पर ले लो कोई भी हार्डवेयर, ले लो किसी प्रकार का, है ना, हार्डवेयर ले लो किसी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई, है ना, सो सर्वर है, कुछ है, राइट। कोई मान लो टीवी वगैरह है, कुछ भी स्मार्ट टीवी वगैरह है, कुछ भी जो आजकल स्मार्ट है, राइट। हम हर प्रकार के चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हर प्रकार की चीज़ के बारे में, ठीक है। हम जिस भी चीज़ को कंप्यूटर कह दिया करते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो ऐसे तो बाहर से देखने में ऐसा 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 लग सकता है, अंदर से जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो वी कैन से कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा हम करेंगे। मैं बताता हूँ तुमको, एंड वी विल मेक वन मोर, जो कि करीब आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं बताता हूँ, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, CPU, GPU भी मैं लिख दूंगा, आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरी है थोड़ा सा भाई। तो ये चीज़ है, दिस इज़ हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। GPU सब में नहीं होता, बट दिस इज़ हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। इन इन ध्यान से देखा जाए तो वो भी प्रोसेसर ही है असल में, तुम ध्यान से देखोगे ना तो वो भी प्रोसेसर से बाहर की चीज़ नहीं है, वो प्रोसेसर ही है, थोड़ा सा फैंसी बना दिया गया उसको बस, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो फिर ऐसे कर लूँगा मैं इसको कि GPU CPU है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर्स, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल डायग्राम हो जाता है हमारे किसी भी कंप्यूटर का। अब इसमें एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला कौन था, इनपुट आउटपुट यूनिट, राइट। इनपुट आउटपुट यूनिट जो है, जो पहली चीज़ है हमारे पास, है ना, ये जो अंकल हैं ये बेसिकली ज़िम्मेदार होते हैं कंप्यूटर से डेटा लेने और देने के लिए। मतलब ये हमारा कंप्यूटर है, इस तक डेटा जाए उसके लिए, और इससे डेटा
निकल आए उसके लिए। तो आउटपुट बोले कंप्यूटर कुछ बात हमको बोले और हम कंप्यूटर को कोई बात बोलें, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं बस। ना ये डेटा किसी प्रकार से स्टोर करते हैं, ना ये डेटा किसी प्रकार से प्रोसेस करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना कि इनका काम स्टोरेज का या प्रोसेसिंग का नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा लेने और निकाल के दिखाने का है। यहाँ एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? ऑब्वियसली मॉनिटर, ऑब्वियसली स्पीकर, ऑब्वियसली प्रिंटर, इस तरह की चीज़ें जो कंप्यूटर से डेटा लेती हैं और उनका डेटा तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाने में मदद करती हैं। ये इनका काम है ना, सिंपल भाषा। और वहीं तुम इधर देखोगे तो इधर कौन कौन है? सीधी सी बात है, कीबोर्ड, हाँ मतलब अपना माइक, कैमरा, सेंसर्स। ये कौन लोग हैं? ये तुमसे डेटा लेते हैं और कंप्यूटर को ले जाके दे देते हैं। तो तुमसे डेटा लेंगे, कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, समझेगा, तुम्हें दिखा देगा। ये कभी भी प्रोसेस नहीं करते, ये कभी भी स्टोर नहीं करते। इस बात का हम खास तौर पे ख्याल यहाँ पर रखें। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? डन। अब ये जब बोलते हैं तो सीधी सीधी बात है, किस में बोलेंगे? राइट? आउटपुट कंप्यूटर बोलेगा तो किस भाषा में बोलेगा? इनकी जिम्मेदारी है उस 01 को समझ करके हमें थोड़ा आसान भाषा में समझाना। राइट? ये इनकी जिम्मेदारी है, ये आसान भाषा में उसको कन्वर्ट करके हमको समझाते हैं। सही है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अब देखो, दुनिया का कोई कीबोर्ड, कोई माउस, कोई प्रिंटर ये नहीं बोल सकता कि 5+5 ये तो इतना आसान है कि मैं ही कर दूँ, काम है प्रोसेसर को परेशान करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो जो कंप्यूटर था उसके फिर अपने आप में यहाँ पे 2 हिस्से हो जाते हैं। डेटा मिल गया उसको, तो उसके अंदर एक हिस्सा जो हो जाता है उसको हम बोल देते हैं अरे मेमोरी के लिए कुछ था क्या? हाँ, अरे बेहतरीन। इसका क्या नाम है भैया? मेमोरी यूनिट। कौन है ये चचाजान? मेमोरी यूनिट बोल देते हैं इसको, ठीक है? मेमोरी यूनिट पर पहले बात करेंगे। इस मेमोरी यूनिट के फिर 2 हिस्से हैं। प्राइमरी तो क्या मिलेगी? रैम, हार्ड, ना ठीक है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। देन इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और एक और होती है हमारे पास छोड़ो, जाने दो, एंड दैट इज सेकेंडरी। अगर हमको उसके लिए कुछ मिल जाए, हार्ड डिस्क, सर्वर, कुछ तो अच्छा आइकन होगा। चलो काम चला लेंगे, छोड़ो। एंड दैट इज सेकेंडरी। सही लिखा? हाँ, देख लेना, वो तो टाइपोस तो मैं करता ही रहता हूँ, उसमें क्या है। ये अपने पास है यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी। अब इसमें क्या सीन है कि जो ये वाला है अपना प्राइमरी है ना, इसके भी 2 हिस्से होते हैं, बट अब उसको मैं शॉर्टकट में लिखूँगा। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रीड ओनली मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रैम हमारे बहुत ज़्यादा काम की है, और इसके तो खैर हिस्से ही हिस्से हैं बहुत सारे, कोई कमी ही नहीं है, बहुत है। नाम पढ़ो तुम भी समझ जाओगे। पहला हार्ड डिस्क, दूसरा SSD, तीसरा M.2, चौथा पेन ड्राइव, CD, है ना, इस तरह की चीज़ें। पेन ड्राइव समझ रहे हो? तो ये इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब समझो, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो रोम है, ये हम बहुत ज़्यादा हार्डवेयर में इस्तेमाल करते हैं, और जो रैम है वो तो खैर कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अब समझना, ये रिमोट है राइट, ये तो फिर भी थोड़ा सा स्मार्ट है, ब्लूटूथ वाला है। पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल रिमोट भी होते हैं उनमें बटन होता है, बटन पे सिग्नल निकलता है, सबको पता है। क्या वो सिग्नल कौन सा निकलने वाला है ये बात कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करनी पड़ेगी? हाँ। क्या उस मेमोरी को कभी ज़िंदगी में अपडेट करने की आवश्यकता है? नहीं, कि कौन से बटन पे कौन सा सिग्नल निकलेगा, ये तो वही रहने वाला है जब तक वो रिमोट ज़िंदा है। कंपनी ने बनाया था, बनाते समय जो डाल दिया था सो डाल दिया था, उसमें कुछ अपडेट तो करना है नहीं। तो अब जब उसमें कुछ अपडेट ही नहीं करना है, उसमें कुछ अपडेट ही नहीं करना है, तो उसको बार बार एडिट करने का क्या मतलब है, उसको बार बार डिलीट करने का क्या मतलब है, राइट? तो इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भैया ये जो आपका पूरा का पूरा काम है मेमोरी में, रोम का, रीड ओनली मेमोरी का, नाम ही सजेस्ट करता है कि उसमें जो रख दिया सो रख दिया, उसको निकाल के डिलीट या अपडेट करने की ज़रूरत या तो नहीं पड़ती या तो ना के बराबर पड़ती है। अब तुमने देखा होगा सेट टॉप बॉक्सेस पे अपडेट आता है टाटा स्काई वगैरह का, रोज़ तो नहीं आता ना, हर महीने तो नहीं आता, बड़ा रेयर आता है, 5 महीने 6 महीने 3 महीने पे कई बार एक बार, है ना। तो उसमें रोम ही लगता है कि बहुत रेयरली अपडेट करने की ज़रूरत है। तुम्हारे फ़ोन की मेमोरी, हर दिन नई फ़ोटोज़ लेते हो, कभी कुछ डिलीट कर देते हो, कभी कोई एक ऐप डाउनलोड करते हो, कभी हटा देते हो, तुम्हारा कंट्रोल है उस पर, जितना चाहे हटा दो, जितना चाहे निकाल लो, तो जितना चाहे मतलब कैपेसिटी के हिसाब से। बट हाँ, समझ रहे हो बात को? तो अब रैम अलग चीज़ पे बात करते हैं, रोम का मतलब समझ गए, ये हार्डवेयर में, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, इन सब में लगता है। ये कंप्यूटर में भी लगा होता है बायोस मेमोरी के तौर पे, सीमॉस बैटरी और मेमोरी। कंप्यूटर जब टर्न ऑफ होता है, बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है, तब भी कंप्यूटर को कैसे पता कि 4 हार्ड डिस्क हैं, उनमें से किस में से जाकर के विंडोज़ निकालना है कि मैक निकालना है, मैकिन्टॉश जो भी है ना, कितना टाइम हो रहा है। तो ये बेसिक बेसिक बातें, कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है सीमॉस मेमोरी, उसमें रखी होती है। उसको पावर देने के लिए कंप्यूटर में अलग से एक बैटरी होती है, कॉइन सेल। मदरबोर्ड कभी खोलो तो देखना, है ना, अगर बहुत 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 दिन तक उसको तुम चालू ना करो तब गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी टाइम लग जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये है, तो रोम का कंप्यूटर में भी इस्तेमाल पड़ता है। रैम पर अब बात करते हैं, उससे पहले हार्ड डिस्क SSD समझ लो। इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, तुम्हारी सारी ऐप, गेम, फोटो वगैरह सब यहीं रखा होता है। बहुत बढ़िया। व्हेन यू क्लिक ऑन समथिंग कि ये ऐप चलानी है, ये ऐप, ये गेम यूज़ करना है, ये फ़ोटो देखनी है, ये वीडियो देखनी है, तब वो डेटा हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, M.2 से, SSD से उठ करके रैम पर आ जाता है। रैम कंप्यूटर के लिए टेबल जैसी है, कि मैं लाइब्रेरी में से कोई किताब निकाल के लाऊंगा, है ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ना, और उसको मैं यहाँ पर टेबल पे रख करके फिर काम करूँगा। मैं टेक्निकल गुरुजी की वीडियो में देखा था, बड़ा अच्छा लगा था एग्जांपल। क्या कि लाइब्रेरी है, हार्ड डिस्क, SSD, M.2, वहाँ से कुछ निकाला और ला करके टेबल पे रखा, तो टेबल पे बैठ के शांति से काम कर पाऊँगा। वहाँ खड़े खड़े काम करने में दिक्कत भी होती, स्पीड भी नहीं बन पाती ज़्यादा। रैम मेरे लिए वो टेबल है। पर ऐसा तो नहीं करोगे कि पूरे कमरे में ही टेबल फैला दो, राइट? ऐसा भी नहीं करोगे कि बहुत ना के बराबर टेबल लो। अब जितना बड़ा लैपटॉप उतनी ही बड़ी टेबल है, लैपटॉप ही रखने में दिक्कत हो जाए, तो अगर एक आध किताब और मंगवा ली तो चीज़ें गिर जाएंगी। तो माने रैम कम हो तो ज़्यादा चीज़ें खोलने पड़े, कंप्यूटर हैंग होने लगता है। रैम हद से ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर उसका सेंस नहीं है, महंगा पड़ेगा, और क्या नुकसान तो और बाकी क्या ही है, पैसे का नुकसान है, और क्या नुकसान होगा रन। ओके। दूसरा, रैम पर डेटा लाने
के लिए हार्ड डिस्क है, एसएसडी है ना। प्रोसेसर जब भी काम करेगा रैम पे करेगा, प्रोसेसर कभी हार्ड डिस्क से डेटा सीधा नहीं मांग सकता, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो कुछ भी जो अच्छा कंप्यूटर में देखो ध्यान दोगे तो पाओगे कि दो ही प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है प्रोग्राम, एक होता है डेटा। इंस्टाग्राम प्रोग्राम है, इंस्टाग्राम में जो फ़ोटो है वो डेटा है। यूट्यूब प्रोग्राम है, यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हो वो डेटा है। मैं जो लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट डेटा हुआ, जिस पर लिख रहा हूँ वो प्रोग्राम है। तो इन दो के अलावा कुछ होता नहीं, और एट दी एंड दोनों 0-1 है। तो दोनों 0-1 हार्ड डिस्क में ही रखे हैं। मैंने कोई गेम ऑफलाइन बना रखा है, सांप वाला है ना, उसमें मेरा जो स्कोर है वो क्या है, डेटा। सांप वाले गेम में जो कमांड्स है, कंट्रोल्स हैं, वो क्या है, प्रोग्राम। दोनों ही तो हार्ड डिस्क में रखे हैं, एसएसडी में रखे हैं। वहाँ से निकल के कहाँ आएंगे, रैम पे। रैम से कहाँ जाएंगे, आदमी जो बैठ के टेबल पे काम कर रहा है प्रोसेसर के पास, है ना। बढ़िया, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा। अब हार्ड डिस्क से अगर डेटा आने में ही टेबल पे टाइम लग जाए, तो टेबल पे बहुत बड़ा जीनियस बैठा हो, 1 सेकंड में काम निपटा दे, टेबल भी बहुत बड़ी हो, क्या फ़ायदा, डेटा आया ही लेट है, कंप्यूटर इन जनरल स्लो ही लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हों जो रैम पर ऐसे डेटा भेजें। हार्ड डिस्क जो है वो 2 कैटेगरीज में आती है इन जनरल, 5400 रोटेशंस पर मिनट, 7200 रोटेशंस पर मिनट। इनकी एवरेज स्पीड होती है 80 से 180 150 ऐसे कुछ MB पर सेकंड, जो कि बड़ी बात है। 180 MB पर सेकंड इज़ अ ह्यूज नंबर। महंगी हार्ड डिस्क में आमतौर पे इतना महंगा भी काम होता नहीं। और द पॉइंट इज़ कि अगर इतना अच्छा स्पीड है फिर भी आप सर कह रहे हैं हार्ड डिस्क स्लो होती है। हाँ, हार्ड डिस्क स्लो होती है। आज के ज़माने में 6-6 7-7 8-8 GB के सॉफ्टवेयर हैं, कई गेम तो 100-100 GB के आते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी भारी भरकम दुनिया में कहाँ तुम 100 MB और 80 MB को बहुत मान रहे हो। तो हमारे पास आया फिर SSD हार्ड डिस्क से छोटा हल्का सा होता है, हल्का सा साइज़ में, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता उसमें, कोई डिस्क नहीं घूम रही होती है ना। दूसरा फास्ट होता है, कितना फास्ट होता है, लगभग 2-3-4 गुना 5 गुना। कैसे सर, 550 600 1000 MB तक भी आ जाता है ना। दूसरा वो जो है थोड़ा सा महंगा होता है, और जितने रुपए में तुम्हें 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, उतने रुपए में तुम्हें 256 GB ही SSD मिल पाएगी आमतौर पर, है ना। तो लगभग 2-3 गुना महंगा ही हुआ। फिर M2 नाम की चीज़ आई, M.2 NVMe M.2, ये SSD ही है, बस नया वर्जन है ना। ये साइज़ में पेन ड्राइव जैसी होती है, थोड़ी आगे पीछे कर लो, थोड़ी आगे ही कर लो, पेन ड्राइव को कुछ ज़्यादा पतली होगी, बट लगभग है ना। देखो फोटो ही देखो ना, क्या झंझट ले रहे हो। SSD, और फाइनली जितनी लेयर्स डिस्क की उतनी ज़्यादा स्टोरेज। तो M.2 बेस्ट है। M.2 400-500 रुपये का शायद फ़र्क आए मुश्किल से SSD के मुकाबले में। इसकी स्पीड होती है 3500 से 4500 MB पर सेकंड, बहुत ज़्यादा है यार। तो आज के लैपटॉप में जगह भी एक तो कम देखो ले रही है, फास्ट भी है, महंगी भी 400-500 रुपये, जो कि कंपनी को तो पड़ेगी, हमारे लिए महंगी। तो रिटेल में खरीदेगा तो क्या ही फ़र्क पता चलेगा, राइट। तो काहे को नहीं लैपटॉप में यही आए। तो लगभग 5-6-10 साल से अब M.2 का प्रचलन ही ज़्यादा है, 5 साल कह लो, अच्छा खासा M.2 आजकल हर लैपटॉप में आती ही है, नॉर्मल भी लोगे तो, है ना। मदरबोर्ड वगैरह पे भी स्लॉट होता है। तो अब नॉर्मल SSD जो होती है उनका प्रचलन कब है, क्यों, क्योंकि वो जगह भी लेती हैं, उसी प्राइस में लगभग उससे 3 गुना फास्ट चीज़ मिल रही है ना। तो नॉर्मल SSD का एक्सटर्नल तौर पे बहुत इस्तेमाल हो रहा है। एक्सटर्नल जब तुम खरीदने जाओगे ना, ऐसे अलग से पेन ड्राइव जैसे, तो तुम्हें, हालांकि लोग उसमें भी आजकल M.2 लेने लग गए हैं, बट अलग बात है, समझ रहे हो बात को। हार्ड डिस्क कभी भी चलती है, क्यों सर, वो तो स्लो है, बंद हो जानी चाहिए। स्टोरेज, सस्ती स्टोरेज, फ़ोटो वीडियो रखने के लिए हार्ड डिस्क बहुत अच्छी है। ऐप वैप में विंडोज़ पूरा तुमने अपना SSD पे डाल दिया तो विंडोज़ पूरा स्मूथ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बड़ा सॉफ्टवेयर है तो वो भी सॉफ्टवेयर ही ना। ऐसा कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि सबसे पहले चलता है लैपटॉप में, ठीक है, अलग बात है। तो वो सब रख दो SSD में, M2 में। ये जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स,
एक्सेल की फाइलें, इनको पटको ना हार्ड डिस्क में, और ये सस्ती बहुत आ जाती हैं अच्छी। तो लोग आपको अगर कंप्यूटर बनवाएंगे तो हार्ड डिस्क लगाएंगे और M2 लगाएंगे, ऐसा करते हैं। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ। इस फील्ड में थोड़ी। हाँ हाँ, अगर अच्छा खासा बजट है ठीक ठाक तो एक 256, 512, 1 TB, 2 TB, 4 TB SSD ले ली M.2, और 4-5 TB ले ली अपना हार्ड डिस्क, भैया 4-5 लाख का बिल्ड। मतलब सर वो मतलब देखते हैं गेमिंग एक तो बहुत वो शायद बहुत बड़ा गेम है, लोग चेक करते हैं उसकी देखने के लिए कंपेटेबिलिटी कितना। compatibility। तो उसमें उससे क्या पता चलेगा मतलब कि किस तरीके से स्पीड कैसे पता चलेगी उससे? हाँ देखो देखो क्या है कि अब वो गेम है वो 100 GB का है, तो वो कह रहे हैं कि अब 100 GB का तो गेम ही है, रैम पे भी अच्छा खासा आएगा, कम से कम भाई नहीं कम से कम तो 32, 64, 128 GB रैम हो, 32 भी नहीं, 32 से भी नहीं काम चलेगा राइट। तो वो एक तो रैम ज़्यादा हो, रैम की स्पीड अच्छी हो, और M.2 रहेगी तो जितनी जल्दी रैम और सेकेंडरी मेमोरी का कम्युनिकेशन हो पाए उतना स्मूथ चल पाएगा। कॉम्पेटिबिलिटी आमतौर पे ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर की देखते हैं ज़्यादा, रैम की तो कैपेसिटी ही देखेंगे, स्पीड तो नहीं जितनी नहीं हो उतना अच्छा, ऐसा सीन है डन। तो ये है, समझ गया ना डन। तो अब रैम ना हो तो कंप्यूटर तो कुछ चला ही ना पाए, सही है, मैं समझा पा रहा हूँ डन। अब रैम में क्या होता है, होते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स बोले तो खांचे, जिनमें डेटा रहता है, हर ब्लॉक का एड्रेस होता है, जिन एड्रेस को तुम सी में खास तौर पे पढ़ते भी हो पॉइंटर नाम से। सर जैसे नॉर्मल फ़ोन रहता है, कोई हाँ भी नॉर्मल कंपनी लाइक वीवो रियलमी या कुछ खरीदेंगे तो उसका बेस जो वर्जन होता है जैसे 128 GB वर्जन 30,000 रुपये का, तो अपन उससे 256 खरीदेंगे तो पड़ेगा 33 का 35 का, और अगर मान लो 500 वाला कर लिया तो 40 का। बट लाइक आईफोन है जैसे, या मान लो सैमसंग है, तो उसमें अगर 128 वाला 40 का, अगर 256 जाएंगे तो सीधा सीधा वो 60,000 ले लेंगे, 65,000 ले लेंगे, और 1 TB जाएंगे तो वो 1-1.5 लाख मिल जाएगा। तो उसमें इतना क्यों डिफरेंस है पैसे? कंपनी मार्केटिंग करती है, अंदर से कंपोनेंट महंगा नहीं है, कंपोनेंट बिल्कुल महंगा नहीं है, 20,000 का तो कंपोनेंट भी नहीं है भाई। अगर तुम मार्केट में रैम लेने जाओ, है ना, चलो ना चलते हैं, क्रूशियल एकदम बढ़िया वाली रैम लेते हैं अपन, रॉयल क्रूशियल का आती है, किसका नाम है, रॉयल ना, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रैम स्टिक्स जी स्किल, हाँ थैंक यू सो मच। कितने रुपए की आ रही है, 23,000 की आ रही है, 32 GB, वो कंप्यूटर वाली, वो भी 8 GB, वो भी प्रीमियम रैम, DDR4 की है वैसे तो 3600 MHz है। अब एक काम करते हैं और नहीं चलते हैं, DDR5 7,000 लेंगे अपन सीधा, और 64 GB देखते हैं कितने रुपए की आ रही है। देखो DDR5 है 5200 MHz और 64 GB है, 5200 MHz भी अच्छे होते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है। 64 GB तो तुमको 20,000 में मिल रही है, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि सर हम तो बस 16 से 32 पे गए थे, उसी में प्राइस भाग गई। तो कंपनी खाली अपना मुनाफा देख रही है। अब तुम समझो ये अगर 20 की है, कंपनी का प्रॉफिट निकाल के है, अमेजोन का प्रॉफिट निकाल के है ना, इसके ऊपर ये डब्बा, ये कलर, ये RGB कंपोनेंट लगा के है, अंदर अंदर घर में बनाने जाए क्या पता 10,000 में भी बन जाए। तो कंपोनेंट महंगा नहीं होता, कंपनी अपना बस क्या एप्पल है तो महंगा है, तो बस इसीलिए। मतलब दे वो भी सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से आराम से। अभी देखो ना, उसी हिसाब से फिर 60,000 में जो उन्होंने निकाला था मैक मिनी, उसमें भी तो अच्छे स्पेक्स थे, वही स्पेक्स वो आमतौर पे कहाँ दे पाते हैं उसी प्राइस रेंज के हिसाब से, अगर हम आगे बढ़ें लैपटॉप में तो। M1 Air आया था, वो भी थोड़ा सस्ता था उसके हाँ, वो हिसाब तो से। M1 Air जब आया था तब महंगा था, हम्म। है ना। M1 Air तो था सा, चलो ठीक है, नॉर्मल टास्क को तभी लेना, नहीं मतलब है डन। 8 GB वेरिएंट तो कोडिंग के लिए लेना ही नहीं चाहिए मैक का, अगर तुम थोड़ा भी ठीक ठाक मीडियम लेवल कोडिंग कर रहे हो, 16 ही लो और 512 ही लो, स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती है, मैं भुगत रहा हूँ। खैर आइए आगे बढ़ें, ये समझ गया। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा था, कौन सा था वो, प्रोसेसर का। मैंने कहा बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, आराम से कभी तो बेसिक बेसिक तो बात हो। दूसरा कौन सा हिस्सा है अपना,
प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट में इसके भी लगभग वैसे तो आजकल बहुत आ गए हैं, बट ओवरऑल दो हिस्से इसके भी हैं। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक काम में अच्छा है, एक काम में इसका जवाब नहीं। और दूसरा है अपना जीपीयू, जो कि लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर की हिस्ट्री के हिसाब से, आजकल तो चाहिए ही है। ये काम आता है ग्राफिक्स के, तो गेमिंग में, एडिटिंग में, एआई में, डीप लर्निंग का काम करना वहाँ भी काम आता है। मैथमेटिकल्स है ना, बिटकॉइन माइनिंग, इन सब जगहों पर जहाँ मल्टीटास्किंग का बहुत काम है, उस तरह की चीज़ों में समझ लो। और ये इन जनरल जो मेन प्रोसेसिंग का काम है वो संभालता है कंप्यूटर का, राइट। ये बनाती है इंटेल और एएमडी। ये तो बहुत लोग बनाने लग गए हैं आजकल, एनवीडिया और एएमडी ही फेमस है ज़्यादा, बाकी जी स्किल वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या आता है। तो ये है। तो आम तो अब सीपीयू का क्या है, अगर तुम देखने जाओ तो सीपीयू के आमतौर पे यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बेसिकली दो हिस्से होते हैं, बेसिकली दो होते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के चार हिस्से हैं। पहला फेच, ये प्रोसेसेस हैं, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर कह लो। अब तुमने कोई काम बोला करने के लिए, ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल का, माने जोड़ घटा गुना भाग, इस तरह के जो काम होते हैं वो ये कर सकता है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे पता है, सही है। इसको बोलो प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है, लेस देन करना है ना, ग्रेटर देन करना है, डबल, ये सब काम इसके हैं। बाकी फिर इन्हीं से हो जाता है सब, ठीक है क्या। तो ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ पर संभाल लेता है अच्छे से। डन। अब बात आती है कि दुनिया का सारा काम जोड़ घटा गुना भाग करके ही हो जाएगा। एक फ़ोटो के डेटा है, उसमें कुछ जोड़ा, उसमें कुछ और नया बन गया, ले लेके सब 0 1 ही है। तो होता क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी से सारा डेटा कहाँ गया, रैम पे। रैम से कौन लाया, सीपीयू। रैम से लाने के लिए कौन जिम्मेदार, कंट्रोल यूनिट। लाना क्या कहलाएगा, फेच। तो लाया गया, उस पर जो प्रोसेस हो रहा है, जोड़ना घटाना, वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग। डिकोड होने के बाद एएलयू से काम कौन करवाएगा, एग्जीक्यूशन यूनिट, ये। और उसके बाद वो वापस रैम पे कौन रखेगा, ये वाला हिस्सा, है ना। इसमें ज़्यादातर कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली पढ़ाया जाता है कि डिकोड का मतलब होता है रैम से लाए हुए डेटा को 0 1 में कन्वर्ट करना। प्योर गधों वाली बात। तो रैम पे क्या यादों में रखा था डेटा, ये प्योर गधों वाली बात है। ये जो टीचर पढ़ा रहा है भाई, तुम पढ़ लो पहले घर जाकर कहीं ढंग से, ठीक है। बहुत किताबों में लिखा है कि डिकोडिंग का मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना नहीं होता। 0 1 में तो वो है ही, 0 1 में रखा हुआ है, करना क्या है, जोड़ना है घटाना है, वो होता है डिकोडिंग का मतलब। क्या आ गया, पढ़ूँ तो सही, करना क्या है इस पर। दैट इज़ वॉट मीन्स बाय डिकोडिंग। ना कि डिकोड बात सुन के लगता है हाँ भाई डिकोडिंग मतलब होता तो वही होगा 0 1, ये ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो दा। कोई दिक्कत वाली बात। अब क्या होगा, तुम जावा का कोड लिख रहे हो, तुमने जावा का प्रोग्राम लिखा, रन बटन पे क्लिक किया, वो सारा प्रोग्राम निकलेगा, टोकन्स में कन्वर्ट होगा। प्रोग्रामिंग के कंपाइलेशन पर कभी बाद में बात कर लेंगे, ले देंगे कंपाइलर 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ रखा, वो रैम पे। रैम से कौन निकालेगा, सीयू देखेगा, पढ़ेगा, एएलयू से बोल के काम करवाएगा कि ए नाम का वेरिएबल 5
बी नाम का वेरिएबल दो, 5 का 01, 2 का 01, दोनों 01 को जोड़ो, जो नया आया उसको सी में रखो, उस सी उठा करके फिर सब कैलकुलेशन करवा के कहाँ स्टोर करवा देगा, रैम पे। रैम से कौन निकालेगा, जावा का कंपाइलर उसको प्रोसेस करके रख लेगा। वहाँ से कौन निकालेगा उसको, VS कोड इंटेलिजेंस जो भी है, ओवरऑल मसाला लगा के बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर। ये सब कुछ ऐसे होता है ना। अब तुमको यही नहीं पता तो कल को तुम अगर बहुत कोई गहरा टॉपिक पढ़ रहे हो, लोड बैलेंस करने का या ऑप्टिमाइजेशन का या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कहाँ समझेगा। ठीक है, GPU वगैरह पे हम और एक बार बात कर लेंगे। CPU पे भी चर्चा हो सकती है, क्या गीगाहर्ट्ज़, क्या थ्रेड, क्या पाइपलाइनिंग, कभी बात कर सकते हैं उस पर। और मेरे ख्याल से अभी के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। इतना यहाँ तक समझ रहे हैं तब ठीक से या चलो थोड़ा बात कर ही लेते हैं CPU के उस हिस्से पर भी। अब देखो आमतौर पे क्या होता है, CPU जब हम देखते हैं ना, उसमें कई टर्म्स आते हैं। एक तो शब्द आता है कोर, एक शब्द आता है थ्रेड, एक शब्द आता है ओवरक्लॉकिंग। तो क्लॉक स्पीड पहले लिखो। ओवरक्लॉकिंग समझ जाना यार, ठीक है। अब ये सब क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। कोर मतलब होता है CPU के फिजिकल टुकड़े, माने प्रोसेसर है उसके फिजिकल टुकड़े कर दो। इससे क्या होगा समझाता हूँ। लोड अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको ऐसे समझो, एक बस ख़राब हो गई, बस से कुछ 10-20 लोग उतरे, एक आदमी राम वो बस को धक्का दे रहा है, राम को पीछे से श्याम धक्का दे रहा है, श्याम के पीछे करण श्याम को धक्का दे रहा है, और ऐसे करके 20 लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बस तो क्या ही आगे बढ़ेगी, राम का राम नाम सत्य जरूर हो जाएगा, वो कुचल के दब के मर जाएगा भाई। आगे वाले कुछ और लोग भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। यही ऐसा होता, 5 लोग पीछे है ना, 10 लोग इधर, 10 लोग मतलब बगल में, ऐसा कुछ करते है ना, 10 मतलब 5-5 लोग बगल में आ जाते है ना, कुछ आगे की तरफ से या कहीं और से धक्का देते तो निकल भी जाती बस, है ना। पॉइंट वही समझने का है। पॉइंट क्या समझने का है, पॉइंट ये समझने का है कि भैया लोड डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और कोर यही करता है। एक डुअल कोर का प्रोसेसर उतनी ही ताकत, उतनी ही जनरेशन, उतनी ही पावर उसी कंपनी का सिंगल कोर के प्रोसेसर के मुकाबले में लगभग डबल अच्छा काम करेगा। तो जितने ज़्यादा कोर उतनी मल्टीटास्किंग भी तुम करवा पाते हो। खासतौर पे जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे इतने सारे सर्वर बनाए, बैकएंड बनाया, फ्रंट एंड बनाया, डेटाबेस, अपने को कोर्स का काम पड़ता है। कोड कम होंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बढ़िया, ओके। उसके बाद एक चीज़ होती है थ्रेड। थ्रेड का क्या सीन है, थ्रेड फिर कोड के भी टुकड़े हैं और वो फिजिकल टुकड़े नहीं हैं, वो वर्चुअल टुकड़े हैं। थ्रेडिंग लगभग कोड को भी 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, कई बार ज़्यादा, और वो वर्चुअली काम है। वो क्या है, वो वर्चुअली काम है ऐसा। तो सर इसको जैसे ये एक प्रोसेसर यूनिट है तो कोर से उसकी, तो ऐसा हो सकता है कि एक मोबाइल फ़ोन है तो एक उसका कोर इस वाले कॉर्नर पे है, एक कोर इस वाले पे, हाँ हाँ कोर इस हाँ वाले हाँ, पे, जैसे डायग्राम बनाया ना, काइंड ऑफ कह सकते हो ऐसा। हाँ, अच्छा, प्रोसेसर का मतलब पूरे फ़ोन में फिजिकली नहीं, प्रोसेसर तो एक ही होगा, उसमें ही अलग अलग जगह होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ोन एक है और फ़ोन में प्रोसेसर का एक कोर कोने में है फ़ोन की और दूसरा कोर नीचे कोने में, ऐसा नहीं। एक ही यूनिट प्रोसेसर की जो होगा उसी में होगा, वो लगभग टॉप में कहीं पर होता है ना फ़ोन के मामले में। डन, ठीक है, समझ आए ना। अब क्लॉक स्पीड का क्या मतलब, वो क्या होता है, प्रोसेसर में लगे होते हैं छोटे ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स या तो करंट फेंकते हैं, बहने देते हैं, या तो नहीं बहने देते। इसलिए एक बार साथ कहा भी था, इसलिए हम कहते हैं प्रोसेसर को यानी कंप्यूटर को 0-1 के अलावा कुछ नहीं समझता, क्योंकि 1 माने करंट बह रहा है, 0 माने करंट नहीं बह रहा है। अब प्रोसेसर में लगे हैं छोटे ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा नहीं, कुछ 400-500 करोड़ ही होते हैं, और इनका साइज़ भी 10⁻⁻9 माने नैनोमीटर्स में होता है, 4-5 नैनोमीटर। तुम समझ सकते हो कि इतने से प्रोसेसर में अगर इतने सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, है ना। अब ये एक ट्रांजिस्टर, ये भी बिल्कुल भी ज़्यादा फास्ट नहीं होता। एक ट्रांजिस्टर अगर मान लो जैसे गीगाहर्ट्ज़ सुना है, तो अगर हम बोलें कि एक प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज़ का, 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आजकल आता भी नहीं आमतौर पे लैपटॉप में, तो
पर मान लेते हैं कि है 1 गीगाहर्ट्ज़। इसका ये मतलब हुआ कि उस प्रोसेसर में पहली बात तो करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं, उसमें से एक ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब हुआ 100 करोड़ बार चालू होकर बंद होने की ताकत रखता है। हाँ, एक सेकंड में। तो ऑन होके ऑफ एक साइकिल हुई है, इस एक साइकिल को क्लॉक स्पीड कहते हैं। एक साइकिल हुआ तो कितने साइकिल्स हैं ऐसे उस हिसाब से, ठीक है। इसका तुम एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, क्लॉक स्पीड इंटेल की वेबसाइट पर है, ये रहा, ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे देख रहे हो, 12 है ना। तो 12 है मतलब 6 बार ऑन होके ऑफ, 6 साइकिल्स, 12 साइकिल्स 25 साइकिल्स, ये हर्ट्ज है, फिर मेगा हर्ट्ज, फिर गीगा हर्ट्ज, मिलियन है, फिर यही उसके बाद बिलियन वाला काम, समझ रहे हो। तो दिस इज ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा बना था। था ये CPU जब सबसे पहले, और बहुत कम था तब तो, तब तो मेगा हर्ट्ज में ही नापते थे, तब तो मेगा हर्ट्ज में ही नापते थे, गीगा हर्ट्ज पे नहीं था तब तो। उस टाइम में मेगाहर्ट्ज़ भी तो सब बहुत बहुत था। 300 करोड़ नहीं तो 30 करोड़ भी कम थोड़ी होता है। ये कहानी ऐसी है साहब। अब तुम समझो, ये जब तुम कहते हो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर है, उसका मतलब 420 करोड़ साइकिल्स पर सेकंड एक ट्रांजिस्टर एमिट कर सकता है, और वैसे वैसे अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं। कितना सारा 0 1 का कॉम्बिनेशन हुआ, कितनी बातें बोली जा पाएंगी। आस्क की वैल्यूज याद है, A का 65, B का 66, राइट, होता है ना, हर लेटर का आस्क का ही वैल्यू है ना। 65 को नंबर में कन्वर्ट करो, मतलब 65 को 0 1 में, तो मान लो, मुझे याद नहीं है, मान लो 0 1 0 0 0 निकला, तो 0 1 0 0 0 मतलब क्या हुआ, 4 5 6 ट्रांजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन। तो अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं, कितने कॉम्बिनेशन एक सेकंड में बोले जा सकते हैं। तो पहली बात तो एक साथ और कितनी फास्ट कितनी बातें बोली जा सकती है, समझ लो। तो दिस इज इट, इस तरीके से काम होता है। और फिर इसमें i5 i3 i9 तो अलग ही लेवल की बात है, वो तो फिर अलग ही लेवल की बात है। तो पता है ऐसा कैसा होता है, प्रोसेसर जब बनता है ना, हर प्रोसेसर i9 बनने को ही पैदा होता है। i9 कब बन पाता है वो, जब उसके जैसे एक डिस्क होती है सिलिकॉन की, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सारे ट्रांजिस्टर्स एक्यूरेटली नहीं काम करते, है ना। तो मान लो कोई डिस्क है, उसका एक हिस्सा है, वहाँ ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी ऐसी बना ली कि ज़्यादा से ज़्यादा मरे ना, ठीक ठीक काम करें, वाई नहीं, उससे कम i7, उससे कम i5, उससे कम i3 वो प्रोसेसर है जिसके एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांजिस्टर्स ही काम कर पा रहे हैं, जितने करने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए, वरना वो i9 होता, वो रिजेक्टेड i9 है। पैदा सब i9 होने के लिए हुए थे, हो ना पाए तो i3 है। ये बनना तो IS था, अब वो नहीं हो पाया तो MPPSC कर ले। छांटते हुए क्या सर? हाँ, तो टेस्ट कर करके तो बड़ा ये बहुत, अभी ये i3 वाले में डालना है, ये वाला i5 वाले में, हाँ, i7 ये i10, हाँ बिल्कुल तो कंपनी देती है बिल्कुल, उस हिसाब से हाँ छांटती हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, समझ रहे हो कितना। अब तुम समझो क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, अच्छा ये तो नॉर्मल प्रोसेसर्स की बात हो रही है, तुम्हारे मेरे लैपटॉप्स की जो 40-50 हज़ार 1 लाख के लैपटॉप्स में आते हैं, हम बचपन से जानते हैं सुपर कंप्यूटर कितना फास्ट होता है। अब ज़रा सोच के देखो, हाउ फास्ट इज़ क्वांटम क्रैश में बड़ी, पर आज बात नहीं हो पाई, है ना, देन सुपर कंप्यूटर, जो आमतौर पे ये लोग क्लेम करते हैं। अभी मुझे वो आंकड़ा एज इट इज़ दिख नहीं रहा, जीपीटी से ही पूछ लेते हैं ना। हाउ मेनी टाइम्स फास्टर इज एन
स्पेशलाइज, इस बात का ख्याल रखेंगे, स्पेशलाइज प्रॉब्लम्स बोला वो बहुत ज़रूरी है। बट स्पेशलाइज टास्क ज़्यादातर रोज़मर्रा की लाइफ में तो नॉर्मल कंप्यूटर ही काम के हैं। ये पढ़ो। तो 200 के सेकंड में कर पाता है, जबकि वो 10,000 साल लगेंगे उसको करने में। ऐसा हर जगह ज़रूर मतलब कुछ हाँ task हाँ हाँ। तो ये अलग ही, ये जॉनर ही अलग है। कभी फुर्सत कभी इसमें फुर्सत से बात करेंगे। बट मज़ा आया, इस बोर तो नहीं हो गया। ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक सा COA। 3D प्रिंटर्स होते हैं, हाँ। 3D वाले अभी मतलब हाँ वो है। तो उसमें जो प्रोसेसिंग रहती होगी उसके लिए तो मतलब GPU का सर। GPU ही काम करता अब नहीं, उसमें देखो कैसा सीन, 3D मॉडलिंग नहीं करनी है ना। सॉफ्टवेयर ने जब प्रिंटर को कमांड दी है तो उसने बस कोऑर्डिनेट्स तो बताए हैं, है ना। उसने ये थोड़ी हाँ हाँ प्रिंटर का है, हाँ उसके हार्डवेयर उसको उसका तो हार्डवेयर का है, बस हार्डवेयर को कितना आगे पीछे करना है वो जियोमेट्री बताई है, इसीलिए तो मतलब ऐसे बहुत सिंपल है। इसलिए सस्ते भी आ जाते हैं। हाँ वो तो क्वालिटी की बात है फिर। अब चलो मिलते हैं 21 मंडे आपसे, है ना।